Good morning everyone. This is our social science class for class 9. So we already started our history chapter 3rd, that is Nazim and the rise of Hitler. So this is the part 6 of our chapter 3rd. So now we are starting with the reconstruction. So we already saw the democracy and the destruction of democracy. Now we are starting with reconstruction, that how was democracy another reconstructed. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economist Hazalmar Sachet, who aimed at the full production and full employment through a state founded वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. तो हिटलर के क्या किया था कि हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, कि हिटलर ने इकोनॉमिस्ट थे एक हल्जर सचत, ठीक है, हल्जमर सचत, और इनको सारी कह सकते हैं एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी कि उनको इकनॉमी को इस तरीके से डिज़ाइन करना है, इस तरीके से वर्क करना है इकनॉमी में कि जो पहले सारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, ठीक है. हु एम्ड एट द फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि किस चीज़ पे एम करना है कि जो प्रोडक्शन है वो फुल होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी फुल, यानी सबके पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. और क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया था? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन, यानी कि स्टेट में से कुछ फंड यानी पैसे यूज़ किए गए थे वर्क स्टार्ट करने के लिए. दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार एंड वॉल्क्सवैगन. इस समय क्या होता था कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें क्या था, जर्मन सुपर हाईवेज, फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉल्क्सवैगन, जिसमें जर्मन की जो सुपर हाईवे कार होती थी, मतलब और लोगों की जो कार होती थी उनको लिया. आगे देखेंगे हम इसमें भी. इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, और जो हिटलर की फॉरेन पॉलिसी थी उसको भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी. ही पुल्ड आउट ऑफ लेग्यूज ऑफ नेशन इन 1933, reoccupied the Rhineland in 1936 and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One People, One Empire and One Leader. So हम देखेंगे अभी, इससे पहले उन्होंने एक वर्क स्टार्ट किया था, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, फिर एक नया वर्क किया था, एक प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल कार द वॉल्क्सवैगन. अब नेक्स्ट देखेंगे कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत सक्सेस हुई थी, और वो थी क्या कि उन लोगों ने वो पीछे हट गए थे. ही पुल्ड आउट ऑफ लेग्यू ऑफ नेशंस, उनने जर्मनी को जो लेग्यू ऑफ नेशंस था उसमें से अलग कर लिया था 1933 में, और उस समय रीऑक्यूपाइड द रिनलैंड इन 1936, और उनने वापस से रिनलैंड को अपने कंट्री में, जो राइनलैंड था, जो उनका रीजन था जो पहले फ्रेंच ने ले लिया था, उसको वापस से रीऑक्यूपाई कर लिया, 1936 में ले लिया था. एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी एक कर लिया था, मतलब मिला लिया था 1938 में. और क्या स्लोगन दिया था कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लिए कि वन पीपल, मतलब वो एक से लोग हैं, इसलिए उनका एम्पायर भी एक होना चाहिए और लीडर भी एक ही होना चाहिए. He then went to the West German speaking sediment from Kazi-Solvika, ठीक है, Kazi-Solvika and gobbled up the entire country. तो अब इनने क्या किया था कि वेस्ट जर्मन पार्ट पे गए थे, वहाँ पे इनका ये बोलना था कि जितनी भी, मतलब वहाँ के सारे लोग थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया के हों, जर्मन के हों, उनको पूरी कंट्री को एक साथ कर लिया था और एक ही स्लोगन दिया था, वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड, और इस सब में उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका था? इंग्लैंड का. इंग्लैंड शो नहीं करता था, यानी कि अनस्पोकन सपोर्ट, मतलब वो बोलता नहीं था पर वो उसको सपोर्ट करता था. विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइलेस वर्डिक्ट टू हार्श, जो ये भी मानता था कि जो वर्साइलेस का ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, वो बहुत ज़्यादा ही गलत थी, जर्मनी के लिए बहुत ज़्यादा हार्श थी. These quick success at home and abroad seemed to reverse the destiny of the country. इसलिए इतनी ज़्यादा जो उन्हें जल्दी जल्दी सक्सेस मिल रही थी, और जो बाहर भी वो सक्सेस, मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ में भी जो सक्सेस मिल रही थी, वो सब उनकी कंट्री के लिए अब अच्छी साबित हो रही थी. दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री,
ठीक है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, पर हिटलर यहाँ तक नहीं रुका था। सचेत हैड एडवाइज्ड हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन rearmament as the state still ran on डिफिक्ट फाइनेंसिंग। तो जो उनके इकोनॉमिस्ट थे हिटलर के, सचेत, उनने उनको एडवाइस करा था हिटलर को कि अभी आप दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी हिटलर ने क्या किया था कि कंट्री से बाहर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी कंट्री पूरा जो था वो डेफिसिट से फ्री नहीं हुआ था, मतलब जो उसने पैसा बाहर से लिया था वो अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, मतलब कि वो उनको अभी बाहर और ज़्यादा पेमेंट जो है वो अभी देना था। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। और अब ऐसे लोगों की जो थोड़े बहुत अच्छे तरीके से चलते थे, हम ये कह सकते हैं ऑनेस्टली एंड कैसे हिटलर सेंस में, अगर हम इसको बोलें हिटलर के सेंस में तो डरपोक लोग, ऐसे लोगों की जर्मनी में जगह नहीं थी। तो सचेत हैड टू लीव, इसलिए सचेत को वहाँ से हटा दिया गया। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग, और अब हिटलर ने वॉर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, एक ये हम मैप दे सकते हैं जहाँ जर्मनी है और उसके आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्विट्स है, ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, पोलैंड, लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू इकोनॉमिक। अच्छा, जो हिटलर था उसने बहुत अच्छे से सोच लिया था कि अब वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनके बिल्कुल अगेंस्ट लड़ेगा मतलब इतनी ज़्यादा कंट्री को पावरफुल बनाएगा कि वहाँ कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रहेंगे। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, और उसने सोचा था कि जो वहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी हमारे यहाँ लैंड पे अवेलेबल होते हैं तो उससे कंट्री को फ़ायदा होता है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोल हो, आयरन हो। तो उसने सोचा था कि वो टेरिटरी यानी अपनी लैंड को बढ़ाएगा जर्मनी की, ताकि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो भी बढ़ सकें। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, इसलिए जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक करा 1939 में सितंबर में। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड और इन सब कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर था स्टार्ट हो गया। इन सितंबर 1940 अ त्रिपार्टी पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। और इसीलिए इन त्रिपार्टी पैक्ट मतलब तीन कंट्रीज़ के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जिसका नाम था त्रिपार्टी पैक्ट, और उसमें क्या था कि जर्मनी में जो हिटलर था उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इटली और जापान। Puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed a large part of Europe. By the end of 1940, Hitler was the pinnacle of his power. तो 1940 तक जो हिटलर था उसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी और इसलिए हिटलर अपनी पावर्स के लिए फेमस था। However, Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. अब हिटलर को अपना उसका जो एम था, मेन जो एम था कि उसको पूरे ईस्टर्न यूरोप को कॉन्क्वर करना है, मतलब पूरे ईस्टर्न यूरोप को अपने अंडर में लेना है। अब वो उसके बारे में सोच रहा था। He wanted to ensure food supply and living space for German. तो इसलिए उसको इस चीज़ को करने के लिए क्या करना था उसे कि जो फूड सप्लाई थी और जो रहने की जगह थी वो जर्मन्स के लिए उसने वो बिल्कुल सेफ करना चाहता था कि जो जर्मन है मतलब पूरा ईस्टर्न यूरोप को वो एक तरीके से जर्मनी में चेंज करना चाहता था। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941 और इसलिए जून 1941 में हिटलर ने कहाँ पे अटैक करवाया? सोवियत यूनियन में। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। तो क्या हुआ था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी वो करवाना चाहा वॉर, तो इसमें ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा ये एक हिस्टोरिक ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी। हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न की जर्मन का जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ से उसने क्या करा था, ब्रिटिश पे बॉम्ब वगैरह फेंकने की कोशिश की थी। ठीक है, एरियल बॉम्बिंग मतलब कि हवा से, यानी कि जो हेलीकॉप्टर होते थे उनसे बॉम्ब फेंके थे वहाँ। एंड द ईस्टर्न फ्रंट, और जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ से सोवियत आर्मीज़ पर। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on the Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army
Stalingrad. The Soviet Red Army inflicted a crushing and the humiliating defeat on the Germany at Stalingrad. After this, the Soviet Red Army bounded out of retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for a behalf of a century thereafter. ठीक है, फिर क्या होता था कि जब सोवियत रेड आर्मी, क्योंकि दोनों तरफ से इसने वॉर कर दिया था, एक तरफ से ईस्टर्न तरफ से रेड सोवियत पे और वेस्टर्न तरफ से ठीक है। तो जब इसे दोनों तरफ से ब्रिटिश पे, मतलब वेस्टर्न तरफ से ब्रिटिश पे किया था, जब दोनों तरफ से वॉर कर दिया था तो जो दूसरे कंट्रीज़ थे वो एकदम इतने रेडी नहीं थे। तो वॉर करने के बाद क्या हुआ, रिट्रीटिंग जर्मन, और जब वो वॉर करके वापस आ रहे थे सोल्जर्स जर्मनी की तरफ, until they reached the heart of Berlin, और जब तक वो बर्लिन तक पहुँचे वहाँ पे, तो जो सोवियत थे वहाँ पे उन लोगों ने उनको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की थी। ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर अ हाफ ऑफ द सेंचुरी थिफ्ट, मतलब कि करीबन हाफ ऑफ द सेंचुरी तक जो ईस्टर्न यूरोप, मतलब पूरा तो नहीं पर जो आधा था वो हिटलर के अंडर में आने लगा था। Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. ठीक है, जो USA है वो अभी तक वॉर में शामिल नहीं हुआ था। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused. क्योंकि USA पहले वर्ल्ड वॉर 1 में शामिल हुआ था तो उसने देखा था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसलिए इस बार USA जो है वो वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहता। बट इट कुड नॉट stay out of the war for a long. जापान was expanding its power in the east. लेकिन क्योंकि जो जापान है वो अपनी पावर को, जापान भी इसमें शामिल था जर्मनी के साथ, जर्मनी, जापान और इटली 3 थे, पर क्योंकि जो जापान था वो अपनी वॉर की पावर से इतना ज़्यादा फैल रहा था कि अब वो ईस्ट तक फैलने लगा जापान, एंड वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, और वो अपनी ईस्ट में जो पावर था उसको बढ़ाता जा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, और उसने कहाँ तक बढ़ गया था, फ्रेंच इंडो चाइना तक बढ़ गया था, एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन USA नेवल बेसिस, और नेवल बेसिस यानी वाटर के थ्रू, सी के थ्रू अब वो USA पे भी अटैक करने की सोच रहा था पैसिफिक ओशियन से। व्हेन जापान एक्सटेंडिंग इट्स सपोर्ट्स टू हिटलर, और जो जापान था वो हिटलर को सपोर्ट कर रहा था, एंड बॉम्ब्ड द USA बेस एट पर्ल हार्बर, द US एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो क्या किया था अब जापान ने, क्योंकि उसको अपनी बहुत ज़्यादा पावर दिखानी है और वो हिटलर को सपोर्ट करता, इसलिए उसने USA पर के जो पर्ल हार्बर है वहाँ पे अटैक किया था। तो अब इस यहाँ से क्या हुआ था कि जो USA जो पहले वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल नहीं हो रहा था वो भी अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड में शामिल होने लग गया था। क्यों? क्योंकि पहले जापान ने वहाँ पे अटैक कर दिया। वॉर एंडेड इन मई 1947 विद द हिटलर्स डिफीट, और ये वॉर 1947 में एंड हुआ था और इसमें हारा कौन था? हिटलर। एंड USA ड्रॉप्ड अ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान, और USA ने क्योंकि जापान ने उस पर पहले अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, इसलिए USA ने एटॉमिक बॉम्ब अटैक किया था हिरोशिमा पे जापान में। फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू द हेलमट एंड हिज फादर्स स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर। तो अभी हमने जो भी डिस्कस किया उससे हमें एक आइडिया मिल गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था। तो अब हम वापस से क्या डिस्कस करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में हेलमट और उनके फादर की स्टोरी देखी थी, वो भी एक नाजी पार्टी के, द स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, वो भी नाजी पार्टी और क्रिमिनलिटी से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, द नाजी पार्टी वर्ल्ड व्यू, we will start this in the next video. So for now you read this. Thank you.